सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और हम बात कर रहे थे उसमें बालक साक्ष्य यानी कि बालक की गवाही के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बालक की गवाही के बारे में जो टॉपिक हमने छोड़ा था उसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 124 यानी कि बालक साक्षी में किसी बच्चे या बालक की गवाही इस आधार पर देखी जाती है कि वह घटना को समझने और सच बोलने की अक्षमता रखता है या नहीं भाई, न कि आयु पर। तो बालक जो है, बालक की अगर गवाही है तो धारा 124 बोलती है कि कोई जो बालक जो है, कौन सी धारा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो धारा 124 बोलती है कि कोई बालक जो है उसकी गवाही इस आधार पर देखी जाती है कि वह घटना को समझने और सच बोलने की अक्षमता रखता हो, कि घटना जो हुई है वो समझी है बालक ने और सच बोल रहा है। इस आधार पे नहीं कि उसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो आयु नहीं, समझदारी मायने रखती है बालक के साक्ष्य में भी, बालक की गवाही में भी। आइए देखते हैं क्या कानून यह नहीं कहता कि बच्चा गवाही दे सकता है। किसी बच्चे की गवाही उसकी आयु पर नहीं बल्कि इस बात पर देखी जाती है कि क्या वह घटना को समझने और सच बोलने की अक्षमता रखता है या नहीं। ठीक है, तो आयु नहीं देखी जाती, समझदारी देखी जाती है बालक की। ठीक है, साक्ष्य पूरी तरह दूषित नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पुंछी है, ये पुंछी बनाम ये पुंछी था, ऐसे पुंछी पुंछी। तो उच्चतम न्यायालय ने पुंछी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में स्पष्ट किया कि यदि बालक विश्वसनीय है यानी कि विश्वास लायक है, ठीक है, तो उसकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह बच्चा है। तो पुंछी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में न्यायालय ने कहा कि अगर बालक विश्वसनीय है तो उसकी गवाही को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह बच्चा है भाई। ठीक है, अत्यधिक सावधानी जरूरी है भाई बालक की गवाही में, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें कोई आसानी से डरा धमका या बहला सकता है। इसलिए न्यायाधीश को उनकी गवाही सुनते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसे व्यवहारिक बुद्धि का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, इनको कोई भी डरा धमका के आसानी से बहका सकता है। इसलिए न्यायाधीश जो है, जज साहब जो है, उनकी गवाही को सुनते समय सतर्क रहना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं भाई? व्यवहारिक बुद्धि का नियम कहा जाता है। संपुष्टि क्या है भाई? संपुष्टि जरूरी है भाई। अदालत अक्सर यह देखती है कि क्या उस बच्चे की बात को किसी अन्य परिस्थिति या सबूत से पुष्टि किया जा सकता है। यदि बच्चा सच बोल रहा है और उसकी बात घटना के हालातों में मेल खाती है तो उसे सबूत माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भाई। बच्चे की गवाही और सबूत दोनों परिस्थितियां क्या खाती हैं? मेल खाती हैं, तो गवाही क्या है? सच्ची है भाई। गणितीय सटीकता देखते हैं भाई बच्चे की गवाही में, बालक की गवाही में क्या है। यदि किसी बच्चे ने अपने परिवार की हत्या होते देखी तो उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह यह बताए कि कुल कितनी लाठियां मारी गई भाई। ठीक है, या हर चोट का सटीक विवरण दे कि कहां कहां पे मारी गई। यदि बच्चा मुख्य बात जैसे कि हमलावर कौन था सही बता देता है
तो उसकी गवाही ठोस मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। हमलावर वह था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, अक्सर जज साहब गवाही शुरू करने से पहले बच्चे से कुछ आसान सवाल पूछते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम स्कूल जाते हो, ताकि पता चल सके कि बच्चा समझदार है। हालांकि अगर जज साहब ने यह परीक्षा नहीं भी की तो भी उसकी गवाही को सिर्फ इस तकनीकी कमी के कारण बेकार नहीं माना जाएगा भाई। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर जज साहब चाहे तो ये पूछ सकते हैं तुम्हारा नाम क्या, किस स्कूल में जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और नहीं भी पूछे तो इनकी गवाही को क्या है, बेकार नहीं माना जा सकता, ठीक है। बच्चे की गवाही को मासूमियत, समझदारी, विश्वसनीयता और परिस्थितियों के अनुसार परखा जाता है। यदि वह सत्य, प्राकृतिक और पुष्टि किए जाने योग्य है तो वह एक महत्वपूर्ण और वैध साक्ष्य है। इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। पंछी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, वही मामला है पहले वाला जो हमने यहाँ पे देखा था। कौन सा मामला ये था? उच्चतम न्यायालय ने पंछी बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में स्पष्ट किया कि यदि बच्चा विश्वसनीय है तो उसकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह क्या है, बच्चा है। अब इसी मामले को यहाँ पे देखते हैं। पंछी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का निचोड़ सावधानी और समझ भाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि गवाह बच्चा है उसकी बात को झूठ या बेकार नहीं माना जा सकता भाई। यदि बच्चा सच बोल रहा है तो उसकी बात यह यकीन किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो पंछी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में न्यायालय ने कहा था कि अगर बच्चा क्या है, सच बोल रहा है, ठीक है, तो अदालत यह स्पष्ट किया इस मामले में सिर्फ इसीलिए गवाह बच्चा है उसकी बात को झूठा या बेकार नहीं माना जा सकता। यदि बच्चा सच बोल रहा है तो उसकी बात पर यकीन किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा गवाही दे रहा है, बच्चे के आधार पर उसकी गवाही को क्या बेकार नहीं कर सकते आप। आइए देखते हैं इसका निचोड़ क्या था। बच्चा होने से साक्ष्य बेकार नहीं होता, ये बात कही थी न्यायालय ने इस मामले में ही। सिर्फ इसलिए कि गवाह बच्चा है उसकी बात को झूठ या बेकार नहीं माना जा सकता। इस बात को ध्यान रखना। यदि बच्चा सच बोल रहा है तो उसकी बात पर यकीन किया जा सकता है, ठीक है। जज साहब को सतर्क रहना होगा क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें बहकाना आसान होता है, इसलिए जज साहब को उनकी बात सुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसे सावधानी का नियम कहा जाता है, ठीक है। बात नंबर 3, गणित की उम्मीद न करें, ठीक है। गणित का मतलब अगर बच्चे से कोई घटना हुई है और उस समय ये पूछे कि कितनी लाठियां मारी गई थी या कितने व्यक्ति थे, ठीक है, और कौन कौन सी लाठी कहाँ पे मारी गई थी, तो ये बताना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। अगर किसी अपराध में बच्चे ने भी चोट खाई है, यानी कि बच्चे को खुद को लगी है या उसे देखा है, तो उससे यह उम्मीद न करें कि वह हर छोटी छोटी बात जैसे कितनी लाठियां मारी गई या किस कोण से वार हुआ का सटीक हिसाब दे। अगर बच्चा घटना के मुख्य हिस्से जैसे हमलावर कौन था को सही पहचान लेता है तो उसकी गवाही पूरी तरह से मान्य है। इस बात को ध्यान रखना है। सिखाया पढ़ाया होने का डर। अदालत यह जरूर देखती है कि क्या बच्चे को किसी ने रटाया तो नहीं। यदि बच्चा बिना किसी डर या दबाव के अपनी भाषा में स्वाभाविक बात बताता है तो उसे सिखाया हुआ नहीं माना जाता। इस बात को ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा का महत्व क्या है? अक्सर जज गवाही से पहले बच्चे से सामान्य सवाल पूछते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम स्कूल जाते हो। इसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से जज साहब यह नहीं भी कर पाए तो सिर्फ इस तकनीकी कमी के कारण बच्चे की गवाही को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम स्कूल जाते हो या नहीं,
ठीक है, तो इसको खारिज नहीं किया जाता। बालक साक्षी की गवाही को समझदारी, सतर्कता और परिस्थितियों के आधार पर परखा जाएगा, न कि उम्र के आधार पर नकार दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। बाल साक्षी का कानूनी सिद्धांत। सरल शब्द। कानून में किसी बच्चे को गवाह मानने के लिए उसकी समझ देखी जाती है, न कि उसकी उम्र। न्यायालय मुख्य रूप से यह देखता है कि क्या बच्चा सच बोलने में सक्षम है और क्या उसने जो देखा उसे समझ पाया हो। ठीक है, तो न्यायालय ये देखेगा कि बच्चे ने जो देखा वो समझ से देखा, जो घटना घटी उसको समझा उसने, न कि उम्र देखी जाएगी बच्चे की। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। साक्ष्य की विश्वसनीयता। केस का नाम देखते हैं हम। साक्ष्य की विश्वसनीयता क्या थी? विश्वास लायक साक्ष्य। प्रमोद डे बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। इस केस में न्यायालय ने क्या क्या कहा? अगर बच्चा जो घटना बताता है वह मेडिकल रिपोर्ट से मेल खाती है तो उसे सच्चा माना जाएगा। ये बात कही थी प्रमोद डे बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में। यहां बच्चे के बताने पर ही वह हथियार मिला जिससे हत्या हुई थी। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि बच्चे ने ये बताया था कि हथियार वहां पे इस हथियार से मारा गया, प्रमोद डे बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसमें बताया गया था अगर बच्चा जो घटना बताता है वह मेडिकल रिपोर्ट से के साथ मेल खाती है तो सबूत क्या माना जाएगा? सच्चा माना जाएगा। ठीक है, बात नंबर 2 देखते हैं। एक केस और देखते हैं नीचे। बालाजी बनाम स्टेट भाई। अगर बच्चा कोई ऐसी जानकारी देता है जिससे सबूत जैसे शव बरामद होते हैं तो उसके बयान को बहुत मजबूत माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना भाई। न्यायालय ने यह तर्क दिया कि एक बच्चा अपनी मां को बिना किसी कारण के झूठ बोलकर नहीं फंसाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो झूठ बोल के क्यों फंसाएगा अपनी मां को? अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो बताएगा। याददाश्त और उम्र भाई। न्यायालय का मानना है कि बच्चे घटना को बहुत बारीकी से याद रखते हैं, खासकर तब जब घटना बहुत दर्दनाक हो। अगर कोई बच्चा सालों पुरानी घटना भी विस्तार से बता रहा है तो सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर उसे झूठा नहीं माना जा सकता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, परिवार के अन्य गवाहों का न होना। अगर परिवार के अन्य बड़े सदस्य गवाही नहीं दे रहे तो सिर्फ इस आधार पर बच्चे की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। अगर बच्चे का बयान स्वाभाविक और सरल है तो उसे पुष्टि की जा सकती, उसकी पुष्टि की जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि उसका बयान स्वाभाविक और सरल है तो उसकी पुष्टि की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना भाई। मैंने जो देखा वही बात बता रहा हूं। ठीक है, बच्चे का व्यवहार। केस का नाम है हिम्मत सुखदेव बनाम वाहुरवाग का मामला भाई। वाहुरवाग का मामला, हिम्मत सुखदेव बनाम वाहुरवाग का मामला। स्वाभाविक व्यवहार के बारे में इस केस में कहा था। एक बच्चा जिसने अपने सामने हत्या होते हुए देखी होगा, उसका रात भर डर के मारे छिपे रहना बिल्कुल स्वाभाविक बात है भाई। यानी कि एक हत्या होते हुए देख ली उसने तो वो पूरी रात छुपा रहा भाई। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। तो वो बच्चा डर गया इसलिए वो छुपा रहा है वहां पे। अस्वाभाविक व्यवहार क्या है? अगर बच्चा यह कहे कि मां पर हमला होते देख वह आराम से सो गया तो यह अस्वाभाविक लगता है। ठीक है, ये कैसे बोल देगा कि आराम से सो गया? डर तो लगा ही होगा। न्यायालय ऐसी बातों पर संदेह कर सकता है क्योंकि एक बच्चा सामान्य अपनी मां को चोट पहुंचाते देख शांत नहीं रह सकता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाल साक्षी की गवाही को महत्व दिया जाता है यदि वह समझदार है, सच बोल रहा है और उसका व्यवहार स्वाभाविक है। अदालत का उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना है, न कि मात्र उम्र के आधार पर बच्चे की बात को नकार देना भाई। तो उम्र के आधार पर किसी बच्चे की बात को, गवाही को नकार नहीं सकती अदालत। आइए आगे चर्चा करते हैं। आपराधिक मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे होता है, ये बात करते हैं।
साक्ष्य में छोटे मोटे अंतर। अक्सर अदालत में वकील यह दलील देते हैं कि साक्षी ने झूठ बोला है क्योंकि उसके बयान और मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा अंतर है, लेकिन कानून इसे कैसे देखता है आइए देखते हैं। साक्षी का बयान हमला बाएं हाथ से हुआ था भाई। मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलती है, घाव दाएं हाथ की ओर से मिला है। ठीक है, तो अंतर हो गया। मूल सिद्धांत देखते हैं। मूल सिद्धांत क्या है, यदि कोई गवाह मुख्य घटना जैसे हत्या या हमला के बारे में सही बता रहा है तो छोटे मोटे अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना, ये दाएं से हुआ चाहे बाएं से हुआ, हमला तो हुआ है, तो इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। क्यों? हर व्यक्ति की याददाश्त और घटना को देखने का नजरिया अलग होता है। एक व्यक्ति को लग सकता है कि हमला बाएं हाथ से हुआ, जबकि दूसरे को दाएं हाथ से लग सकता है कि दाएं हाथ से हुआ। निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात का, छोटे छोटे साक्ष्यों में अंतर का? अगर विसंगति इतनी छोटी है कि वह मामले की जड़ को नहीं हिलाती तो उसे झूठा नहीं माना जाएगा, इसे स्वाभाविक माना जाएगा, क्योंकि इंसान रोबोट नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। विश्वसनीयता कैसे परखें भाई, आइए जो विश्वास लायक जो है उसको कैसे परखें, इस बात को देखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 4 लोग एक ही बात कर रहे हैं तो वह सच ही होगा, पर कानून इसे और बेहतर तरीके से देखता है। कानून कैसे देखता है इसे, मैंने देखा कि वह वहीं था, मैंने भी देखा कि वह वहीं था, मैं भी उसी समय वहां था, मैं भी इसी बात की पुष्टि करता हूं। ठीक है, तो कानून ऐसे देखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 4 लोग एक ही बात कर रहे हैं तो वह सच ही होगा, पर कानून इसे और बेहतर तरीके से देखता है। ठीक है, कानून कैसे देखेगा, सिर्फ पुष्टि ही काफी नहीं है भाई, केवल यह देख लेना कि 10 लोग एक ही बात बोल रहे हैं काफी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, न्यायालय यह देखता है कि क्या यह पूरी कहानी तार्किक लगती है, क्या घटना का समय, स्थान और परिस्थितियों आपस में एक कहानी बना रही हैं जो सच होने की संभावना रखती है। अगर पूरी कहानी भरोसेमंद है तो छोटे मोटे अंतर मायने नहीं रखते। ठीक है, ये अंतर मायने नहीं रखते कि मैंने देखा कि वह वहां था, मैंने भी देखा कि वह वहां था, मैं भी उसी समय वहीं था। तो ये छोटी मोटे जो अंतर जो है ये मायने नहीं रखते, कहानी पूरी एक सार होनी चाहिए। अन्वेषण अधिकारी आईओ बोलते हैं इसको, आईओ की परीक्षा न होना। विद्यार्थियों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि क्या आईओ का कोर्ट में आना अनिवार्य है, नियम क्या है भाई, आइए देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है उसके बारे में बात है। अगर अभियोजन के गवाहों के बयानों में कोई बड़ा विरोधाभास है, ठीक है, यानी कि अभियोजन जो है, सरकारी वकील जो है, उसके गवाहों में बहुत बड़ा विरोधाभास है, ठीक है, तो आईओ को बुलाना अनिवार्य नहीं है भाई। ठीक है, घातक कब होता है, अगर डिफेंस यह साबित कर दे कि गवाहों के बयान और पुलिस को दिए गए बयानों में बहुत बड़ा अंतर है, तब आईओ की गवाही जरूरी हो जाती है। अगर अंतर है ही नहीं तो आईओ का न आना केस को खराब नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बोलता है कि गवाह जो हैं, अगर गवाह के द्वारा आईओ के सामने दिए गए बयान और कोर्ट के सामने दिए गए बयान अगर अलग अलग हैं, उनमें अंतर है, तो आईओ का आना बहुत जरूरी है। अगर गवाही आईओ के सामने दी गई और कोर्ट के सामने अगर मेल खाती है तो आईओ का आना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अदालत का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज है, न कि तकनीकी कमियों के कारण किसी निर्दोष को दोषी ठहराना। इसीलिए साक्ष्य का मूल्यांकन व्यवहारिकता, तार्किकता और मानव स्वभाव के आधार पर किया जा सकता है, इस बात को ध्यान आगे चर्चा करते हैं। साक्ष्यों का मूल्यांकन
महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत क्या है? साक्ष्यों का मूल्यांकन मतलब न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या सबूतों में संदेह से परे अपराध साबित हो रहा है। तो न्यायालय ये देखता मूल्यांकन करते हुए कि जो सबूत जो हमको दिए हैं उनके अंदर संदेह से परे अपराध साबित हो रहा है। ठीक है भाई। दोष भाई, अगर निचली अदालत जिसे ट्रायल कोर्ट बोलते हैं साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं करती तो ऊपरी अदालत जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को क्या कर सकते हैं भाई? अपास्त कर सकते हैं, अपास्त कर देती है। यह मामला वापस भेज देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि निचली अदालत और फैसला अपास्त कर दिया तो मामला फिर से कहाँ पे आ जाएगा? निचली अदालत में आ जाएगा। ठीक है। बात नंबर 2 भाई, अनाज से भूसा अलग करना। भाई सिद्धांत क्या है न्यायालय का? कोई भी गवाही 100% सटीक नहीं होती भाई। गवाहों की बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ मिला ही होता है। ठीक है। न्यायालय का काम क्या है? न्यायालय को यह नहीं करना चाहिए कि थोड़ी सी गलती मिली तो पूरी गवाही खारिज कर दी भाई। न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय को अनाज यानी कि सत्य को भूसे यानी कि झूठ से अलग करना चाहिए भाई। अगर कोई गवाही अंत भाग तक दूषित है यानी झूठ और सच इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है, तभी पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। यानी कि ये नहीं पता चले कि झूठ कौन सा सच कौन सा, तभी खारिज होगा। ये नहीं कि वैसे ही खारिज करते हैं। एफआईआर और बयान में मामूली फर्क क्या है? तर्क क्या है? एफआईआर कोई विश्वकोश नहीं है। एफआईआर में हर छोटी बात का एकदम सही होना जरूरी नहीं है भाई। इस बात को ध्यान रखें। उदाहरण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को गोली लगी है तो वह दर्द में होगा। उस समय उसका यह ध्यान न देना कि मुजरिम खाली कारतूस कैसे निकाल रहा था बिल्कुल स्वाभाविक है भाई। ठीक है। तो उसको यही नहीं बताना होगा कि मुजरिम कैसे खाली कारतूस निकाल रहा होगा। ये कोई सवाल थोड़ी है। अगर वो दर्द में है तो ये थोड़ी देखेगा कि कैसे क्या निकाल रहा है। स्वाभाविक बात है। ऐसी मामूली चूक उसकी गवाही को गलत साबित नहीं करती। इस बात को ध्यान रखना। एफआईआर में लिखा था आरोपी की खाली कारतूस निकालकर फिर गोली चलाई हुई। कोर्ट में गवाह ने कहा मुझे सिर्फ गोली चलाने की आवाज और चोट लगने का याद है, इससे आगे मेरे को कुछ याद नहीं है। तो मामूली फर्क है, इससे कुछ नहीं होगा। सबूत का सत्र भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूर्ण सबूत जैसा कुछ नहीं है। जो पूर्ण सबूत होता है उस जैसा कुछ नहीं है। न्यायालय में क्या देखा जाता है भाई? युक्तियुक्त व्यक्ति भाई। युक्तियुक्त व्यक्ति का नजरिया यानी क्या एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति इन सबूतों को देखकर मना कर सकता है कि घटना ऐसे ही हुई होगी। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है। क्या यह घटना ऐसी ही हुई होगी? क्या एक सामान्य व्यक्ति ऐसा मान सकता है? न्यायालय का उद्देश्य तकनीकी कमियों को ढूंढना नहीं बल्कि सत्य और न्याय तक पहुंचना है। छोटे मोटे अंतर, स्वाभाविक भूल या मामूली चूक के कारण सच्चे सबूत को खारिज नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। साक्ष्य का मूल्यांकन फिर से देखते हैं। न्यायालय का काम है सच्चाई को खोजना और साक्ष्यों का सही मूल्यांकन करना भी। छोटी गलतियों पर नहीं बल्कि पूरी सच्चाई पर ध्यान देना, ये क्या है? न्यायालय का काम है। बात नंबर 1, झूठ पर आधारित गवाही का सिद्धांत क्या बोलता है? ठीक है। पुराने आंग्ल कानून में यानी कि जो अंग्रेजों के जो कानून थे, पुराने अंग्रेजी कानून में यह माना जाता था कि अगर किसी गवाह ने एक बात गलत बोली तो उसकी पूरी गवाही को क्या कर दिया जाता था? झूठ मानकर खारिज कर दो भाई।
तो अंग्रेजी कानून ये बोलते थे अगर गवाह ने एक बात झूठ बोली तो उसकी गवाही को क्या कर दो, खारिज कर दो। भारतीय कानून की स्थिति क्या है, भारत में ये है सिद्धांत लागू नहीं है, ये एक झूठ तो पूरी गवाही कानून क्या कर दो, खारिज कर दो। भारत में क्या है, यदि गवाह एक अभिभावक के रूप में झूठ बोल रहा है लेकिन बाकी अभिभावकों के बारे में सच बोल रहा है तो न्यायालय उसकी गवाही के उस हिस्से को मान सकता है जो सच है। हम पूरी गवाही को एक साथ नहीं फेंक सकते, ठीक है, बल्कि अनाज से भूसा अलग करते हैं, भाई इस बात को ध्यान रखना। तो यह नहीं है कि भाई कोई गवाही दे दी और उस पूरी गवाही को ही रद्द कर दो, नहीं, जो सच बात है उसको तो रखेंगे, ठीक है, और जो झूठ है उसको निकाल देंगे, ठीक है। अभियुक्त ए के बारे में झूठ बोला, भाई अभियुक्त बी और सी के बारे में सच बोला, तो ए की जो बात है इसको रद्द कर देंगे और इसकी बात को रख लेंगे, बी और सी की। सच को स्वीकार करो, झूठ को अलग करो, ठीक है। बात नंबर 2, गवाह की सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। तो क्या है, ये नहीं कि कितना बड़ा व्यक्ति है तो ये सच ही बोलेगा, ये नहीं है भाई, ठीक है। कितना बड़ा पुलिस अधिकारी है तो ये कोर्ट में सच ही बोलेगा। तो गवाह की सामाजिक स्थिति नहीं देखी जाती गवाही के समय, वो सच कितना बोलता है वो देखा जाता है। एक अमीर या उच्च शिक्षक व्यक्ति की गवाही एक गरीब चपरासी या अध्यापक की गवाही से अधिक मूल्यवान नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। महत्व क्या है इसका, न्यायालय यह देखता है कि गवाह ने क्या कहा, न कि वह कौन है, इस बात को ध्यान रखना। किसी की सामाजिक स्थिति या साक्षरता के आधार पर उसकी गवाही को खारिज करना कानून की नजर में गलत है, इस बात को ध्यान रखना। सच बोलने वाला हर व्यक्ति समान है, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, ठीक है। तो सच बोलने वाला हर व्यक्ति क्या है, समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। सामाजिक स्थिति उसकी नहीं देखी जाती गवाही देते समय। आइए आगे चर्चा करते हैं। मोटी मोटी विसंगतियों स्वाभाविक है। आइए क्या है, इंसानी स्वभाव है। इंसानी स्वभाव क्या है, हर इंसान के देखने, समझने और याद रखने की अक्षमता अलग होती है। अगर 10 लोग एक घटना देखेंगे तो वे थोड़ा अलग अलग ही वर्णन करेंगे, ये तो सही है भाई, थोड़ा अलग अलग बात करेंगे वो। डिटेल क्या होगी, अगर गवाह वार की संख्या, यानी कि जो वार किया गया, किसी घटना में मारा गया, चोट पहुंचाई गई, कि कितनी बार वार किया था, अगर गवाह वार की संख्या, कितनी बार प्रहार किया, या पीड़ित की स्थिति, खड़ा था या लेटा था, के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे बोलता है तो ये स्वाभाविक है, इसे झूठ नहीं बल्कि इंसानी भूल माना जाता है, ध्यान रखना भाई इसको, ठीक है। तो हर इंसान का दिमाग अलग अलग हो, कुछ हर इंसान का सोचने का एंगल अलग है, तो छोटी छोटी बातों को क्या इंसानी भूल माना जाता है, गवाही को खारिज नहीं किया जाता। अगर घटना की मुख्य कहानी, घटना कब हुई, किसने किया, पर सभी गवाह एक मत है तो छोटी मोटी बातों में क्या है, जो केस जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता, गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। सदमा और मानसिक स्थिति क्या है, कोई गंभीर घटना घट गई और उसमें गवाह जो है वो सदमे में है तो क्या होगा। गंभीर घटना, किसी ने हत्या होते देखी और वह सदमे में है तो उसका चुप रहना या घबराकर बात न कर पाना स्वाभाविक है, ठीक है, स्वाभाविक बात है भाई। तो देखिए तो उसने उठ गया होगा, यह उसके सबूत को कमजोर नहीं करती भाई, क्योंकि उसने देखा तो है, सबूत को कमजोर नहीं होगा वो, बल्कि यह दिखाता है कि वह सच में डर गया। सदमा एक स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया है, इसे नकारात्मक संकेत नहीं माना जाता, इस बात को ध्यान रखना है। सुधार या इम्प्रूवमेंट, मामूली बदलाव भी, अगर गवाह ने पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा विस्तार से बताया तो वह हर बात गलत नहीं होती, ठीक है भाई, थोड़ा सुधार किया, इम्प्रूवमेंट करके बताया तो वो हर बात गलत नहीं होती। स्वाभाविक सुधार, ठीक है, क्या है ये, पहले मैंने कहा था कि 3 लोग थे, अब मुझे याद आया कि उसमें से एक के हाथ में छुरा भी था,
यह सुधार है, यह स्वीकार्य है भाई, इसको स्वीकार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बदलाव भाई, पहले मैंने कहा था कि हमलावर रात में आया था, अब मैं कह रहा हूं कि हमलावर दिन में आया था। यह विरोधाभास है, इसमें गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकता है, इस बात को ध्यान रखना कि पहले तुम ऐसे बोल रहे थे रात में हमला था, बोल रहे थे दिन में, ठीक है। लेकिन ये छुरे वाली बात जो है, यानी कि तीन के हाथ में, तीन व्यक्ति से तीन से में एक के हाथ में छुरा था, तो ये स्वाभाविक बात है, भूल गया होगा उसमें। न्यायालय मामूली सुधारों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण विरोधाभास पर संदेह करता है, इस बात को ध्यान रखना। न्यायालय का लक्ष्य तकनीकी छोटी गलतियों को पकड़ना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना है। साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय न्यायालय मानव स्वभाव, परिस्थितियों और तर्क संगत जो स्वभाव जो है, संभावना को ध्यान में रखता है, इस बात को ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करें। कानून की बारीकियां में क्या है? न्यायालय का काम साक्ष्य को खोजना, परखना और उसका सही मूल्यांकन करना है, न कि छोटी छोटी बातों में उलझकर सच्चाई से ध्यान हटाना, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं, एक बरी तो सब बरी नहीं होते भाई, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि एक व्यक्ति को बरी कर दिया तो ये थोड़ी है कि सब बरी हो जाएंगे, गलत फहमी। अगर एक मुजरिम बरी हो गया तो इसका मतलब गवाह झूठ बोल रहा है और बाकी सब भी बरी हो जाएंगे, ये मतलब नहीं है भाई। कानून क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय कहता है कि साक्ष्य को यंत्रवत तरीके से नहीं देखना चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि जो साक्ष्य जो है उसको यंत्रवत यानी कि तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए, आइए देखते हैं भाई। न्यायालय हर अभियुक्त की भूमिका अलग अलग दिखता है। अगर सबूतों के आधार पर किसी एक के खिलाफ केस नहीं बन पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन अन्य अभियुक्तों ने आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत हैं उन्हें भी छोड़ दिया जाए। न्यायालय को अनाज से भूसा अलग करने की कला आनी चाहिए, ठीक है। तो यह नहीं है कि एक बरी हो गया तो सब बरी हो गए, 4 अभियुक्तों में से एक बरी हो गया तो ऐसे नहीं कि 3 दोषी नहीं है। सबूतों के आधार पर दोष तय होगा, भावनाओं के आधार पर नहीं, इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है वो एक जो वो उस रोल में शामिल नहीं हो घटना में। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो न्यायालय कैसा होना चाहिए? न्यायालय को अनाज से भूसा अलग करना आना चाहिए, ठीक है। न्यायालय हर अभियुक्त की भूमिका अलग अलग देखता है। अगर सबूतों के आधार पर किसी एक के खिलाफ केस नहीं बन पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिन अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पक्के सबूत हैं उन्हें भी छोड़ दिया जाए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उनके खिलाफ तो पक्के सबूत हैं, कैसे छोड़ दिया जाएगा। बात नंबर 2 में एफआईआर में नाम न होना। अगर किसी का एफआईआर में नाम नहीं, विटनेस नेम नोट इन एफआईआर, ठीक है। कानून क्या कहता है भाई? एफआईआर में गवाह का नाम न होना उसे झूठा साबित नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता नहीं दिया उस समय। सरल अर्थ भाई, एफआईआर तो बस एक शुरुआती सूचना है। जांच के दौरान कई ऐसे गवाह सामने आते हैं जिन्होंने घटना देखी होती है, लेकिन एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति को उनकी जानकारी नहीं थी भाई कि किस किस ने घटना देखी भाई, ठीक है। तो ये कोई वैसे नहीं है कि ये एफआईआर में नाम होना ही चाहिए, ठीक है। तो घटना हो गई और जिसने देखी वो मिला नहीं, एफआईआर तो लिखी गई लेकिन बाद में पता चला कि फलाने ने देखी थी और वो आ गया गवाही दिन। अगर गवाह मौके पर मौजूद था और उसका बयान तार्किक है तो उसे सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता कि वह एफआईआर में नहीं था, इस बात को ध्यान रखना। एफआईआर शुरुआती सूचना, नाम, घटना, गवाह के नाम। बाद में जांच के दौरान नया गवाह सामने आया, आपने और किसी घटना करते देखा था, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। टॉर्च की रोशनी में पहचान, ये क्या चक्कर है? आइए देखते हैं। कानून, अगर गवाह ने टॉर्च की रोशनी में
मुजरिम को पहचाना है तो यह गवाही मान्य है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सरल अर्थ में अगर गवाह ने एफआईआर में टॉर्च शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो भी यह गवाही को अविश्वास करने का आधार नहीं बनती भाई। ठीक है, तो अगर टॉर्च की रोशनी में गवाह को, वो जो मुजरिम उसको पहचाना है गवाह ने, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं लिखा कि मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, तो ये थोड़ी है कि वो गवाह झूठ बोल रहा है। आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या वह व्यक्ति मुजरिम को पहचानने की स्थिति में था। अगर जवाब हाँ है तो टॉर्च का जिक्र न होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मुझे टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा, इसलिए मैंने पहचान लिया भाई। चेहरा पहचाना महत्वपूर्ण है, टॉर्च का जिक्र करना नहीं भाई, इस बात को ध्यान रखना। बात नंबर 4, प्रति आरोप क्या होता है। गलत दलील भाई। गवाह तो खुद अपराधी है, उस पर तो दूसरा केस चल रहा है, उसकी बात कैसे माने। तो ये होते हैं भी प्रति आरोप, यानी कि गवाह पर ही आरोप लगाना। ठीक है, ये वकील साहब दलील देते हैं ये तो पहले से ही क्या अपराधी है गवाह। ठीक है, इसके तो बहुत से केस रहे हैं चल, तो इसको बोलते हैं प्रति आरोप। कानून क्या कहता, अगर गवाह का बयान घटना के हिसाब से सटीक है और वह खुद विश्वसनीय लग रहा है तो उसकी गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ कोई और केस चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। कोई व्यक्ति वांछित है, उस पर कोई अन्य आरोप है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरी घटना का चश्मोदीन गवाह नहीं हो सकता। वो चश्मोदीन गवाह हो सकता भाई किसी दूसरी घटना का, बेशक उसका केस अलग है, वो पर्सनल मैटर है उसका। न्यायालय को केवल गवाह के चरित्र से ज्यादा उसकी बात सच्चाई को देखना चाहिए भाई, इस बात को ध्यान रखना। मेरे खिलाफ एक दूसरा केस चल रहा है, लेकिन मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी, ये बात बोल रहा है गवाह। ठीक है भाई, मुझे ये देखना है कि यह सच बोल रहा है या नहीं, न कि यह कौन है, ये बोल रहे हैं जज साहब। न्यायालय क्या देखता है भाई, न्यायालय सच्चाई देखता है भाई, घटना के बारे में गवाह की बात कितनी सटीक है, कितनी सच्ची है, क्या उसका बयान परिस्थितियों से मेल खाता है। अगर हाँ तो गवाही क्या है, मान्य है, इस बात को ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो गवाह है ये पहले से ही आरोपी है, इसके ऊपर केस चल रहे हैं। कानून का उद्देश्य तकनीकी खामियों में फंसाना नहीं है, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है भाई कानून का उद्देश्य। ठीक है, न्यायालय छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके तार्किकता और मानव स्वभाव के आधार पर निर्णय करता है, इस बात को ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। गवाहों के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। अपराधी पृष्ठभूमि वाला गवाह, अगर कोई गवाह है जो अपराधी पृष्ठभूमि का है तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। बचाव पक्ष की दलील क्या होगी, गवाह तो खुद अपराधी है, इसकी बात कैसे मान लेंगे। ठीक है, न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है। न्यायालय का मुख्य प्रश्न यह है, क्या गवाह घटना के समय वहां मौजूद था और क्या वह सच बोल रहा है। तो न्यायालय का प्रश्न ये होगा, क्या यह व्यक्ति घटना के समय वहां मौजूद था जब घटना घटी, और क्या वह सच बोल रहा है। तो आपराधिक पृष्ठभूमि न देख के सच्चाई की ओर इशारा किया जाएगा। ठीक है, सरल नियम है, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, यानी कि पहले उसने कोई अपराध किया है या वह जेल काट चुका है, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, इस बात पर ध्यान रखना है। सावधानी, हाँ न्यायालय ऐसे गवाहों के बयानों को सावधानी से देखता है, लेकिन उसे अमान्य नहीं करता भाई, इसको ध्यान रखना। स्थान का तर्क क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र का है तो उसे यह कहकर नहीं झुठलाया जा सकता कि उसका वहां क्या काम था। ठीक है, तो ये कहते हुए इसको झुठलाया नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति काम की तलाश में कहीं भी हो सकता है, यह कोई अपराध नहीं है, यह कोई आधार नहीं है सॉरी कि वह झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो काम की तलाश में कोई व्यक्ति कहीं पे भी हो सकता है, तो ये थोड़ी आधार है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा था, दूसरे क्षेत्र का है। बचाव पक्ष के गवाह, डिफेंस विटनेस पे
आम गलतफहमी हुई, अभियोजन के गवाहों के लिए नियम सख्त है और बचाव पक्ष के लिए नरम नियम है। कैसे नियम है? जो आरोपी है उसके अगर गवाह हैं तो उनके लिए नियम नरम है, लेकिन जो सरकारी वकील जो है, अभियोजन पक्ष जो है, उसके गवाहों के लिए नियम सख्त है। आइए देखते हैं क्या समान नियम है। कानून के सामने दोनों गवाह बराबर है भाई, आरोपी वाला भी और जो पीड़ित है उस वाला भी। जो सिद्धांत अभियोजन पक्ष के गवाहों पर लागू होता है वही बचाव पक्ष के गवाहों पर भी लागू होता है। ठीक है भाई, भूलों का बर्ताव क्या है? अगर बचाव पक्ष का गवाह भी गवाही देते समय कोई छोटी मोटी गलती करता है तो उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जो अभियोजन पक्ष के गवाह के साथ हुआ था, यानी उसे इंसानी भूल मानकर नजरअंदाज करना चाहिए, न कि पूरी गवाही क्या कर दो, खारिज कर दो। इस बात को ध्यान रखना। तो दोनों गवाह क्या होंगे? एक समान होंगे। अभियोजन पक्ष का गवाह, मुझे समय के बारे में थोड़ा गलत हो गया भाई, गलती हो गई भाई, छोटी गलती, इंसानी भूल, पूरी गवाही खारिज नहीं। बचाव पक्ष का गवाह क्या बोलता है? मुझे स्थान के बारे में याद करने में चूक हो गई भाई, तो छोटी गलती है, इंसानी भूल है, पूरी गवाही खारिज नहीं होगी। न्यायालय का उद्देश्य सच की खोज करना है, न कि तकनीकी आधार पर गवाहों को खारिज करना। गवाह का चरित्र या पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उसकी गवाही की सत्यता, तार्किकता और विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। लैंगिक अपराधों के मामले में न्यायालय के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? बेंथम महोदय क्या कहते हैं लैंगिक अपराधों के बारे में? बेंथम का कथन, साक्षी न्याय की आंख और कान होते हैं, ये बात कही थी बेंथम साहब ने। लैंगिक अपराधों के मामले में पीड़िता यानी कि पीड़ित ही सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पीड़ित का बयान सबसे ऊपर होता है भाई लैंगिक अपराधों के बारे में। दार्शनिक दृष्टिकोण, बेंथम ने कहा था कि साक्षी न्याय की आंख और कान होते हैं भाई। ठीक है, जो न्याय जो होता है उसकी आंख और कान होते हैं कौन? साक्षी भाई, गवाह भाई। लैंगिक अपराधों के मामले में पीड़िता ही सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी तो ये सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। गरिमा का तर्क, न्यायालय यह मानता है कि एक लड़की अपनी गरिमा और समाज में अपनी इज्जत की कीमत पर किसी को झूठा क्यों फंसाएगी, वही इस बात को ध्यान रखना। एक लड़की के लिए इस तरह के आरोप लगाना अपने आप में एक कलंक और सामाजिक उपहास का कारण बनता है। ठीक है, निष्कर्ष, अगर पीड़िता का बयान स्वाभाविक, संतोषजनक और विश्वसनीय है तो केवल उसी के आधार पर उसे सच माना जाएगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब मेडिकल राय बनाम प्रत्यक्षदर्शी के बारे में देखते हैं। मेडिकल जो राय जो है बनाम प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस, सिद्धांत क्या है? कभी कभी मेडिकल रिपोर्ट किसी दूसरी संभावना की ओर इशारा करती है, लेकिन अगर चश्मोदीन गवाह का बयान ठोस और भरोसेमंद है तो मेडिकल राय के आधार पर उस बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। सत्यता भी, गवाह का बयान जड़ है, मेडिकल रिपोर्ट केवल उसकी पुष्टि का एक क्या है? साधन है। प्रत्यक्षदर्शी का बयान, मैंने घटना अपनी आंखों से देखी, रिपोर्ट में दूसरी संभावना का इशारा है, इस बात को ध्यान रखना। सबूत, प्रत्यक्षदर्शी बयान को केवल मेडिकल राय के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है भाई। क्या है? ऐसे मामलों में, लैंगिक मामलों में भी, लैंगिक अपराधों में, ऐसे मामलों में अक्सर कोई दूसरा गवाह नहीं होता। कानून कहता है कि ऐसे मामलों में संपुष्टि की जरूरत नहीं है। क्यों दूसरा गवाह क्यों आए? क्योंकि थे ही वो दो, तो पीड़िता खुद थी वो थी। क्योंकि किसी और सबूत का मिलना लगभग असंभव होता है भाई इन मामलों में। अगर लड़की का बयान विश्वसनीय है
तो केवल उसी के आधार पर आरोपी को सजा हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। विश्वसनीय पीड़िता का बयान ही क्या है, पर्याप्त प्रमाण है, पर्याप्त साक्ष्य है। इस मामले में केवल पीड़िता का बयान ही पर्याप्त है भाई, लैंगिक अपराध में ध्यान रखना। पुलिस की छोटी गलतियों का असर नहीं है भाई इन पर। बचाव पक्ष का तर्क क्या है, पुलिस ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में केस नंबर नहीं लिखा भाई, इसीलिए पूरी कहानी झूठी है। तो ये छोटी गलतियों का क्या है, ये छोटी गलती है, तो इनका कोई प्रभाव नहीं है इस पर। न्यायालय का रुख क्या है, न्यायालय ऐसी तकनीकी या प्रशासनिक गलतियों को आधार बनाकर पीड़िता की गवाही को खारिज नहीं करता, इस बात को ध्यान रखें। पुलिस की प्रशासनिक चूक के लिए न्याय की बलि नहीं दी जा सकती, इस बात को ध्यान रखना। केस नंबर नहीं लिखा गया, इसका मतलब यह नहीं है कि घटना झूठी है, घटना तो सच्ची, केस नंबर नहीं लिखा सकता, ये तो प्रशासनिक गलती है ना। न्याय का उद्देश्य सत्य की खोज करना है, न कि तकनीकी चूकों के आधार पर निर्दोष को बचाना है, ठीक है। दोषी को बचाना, दोषी को बचाना है, निर्दोष को नहीं। तो दोषी नहीं बचेगा, यहाँ पे निर्दोष है, ये दोषी को बचाना, ठीक है। तो न्याय का उद्देश्य सत्य की क्या है, खोज करना है, न कि तकनीकी चूकों के आधार पर दोषी को बचाया जाए। दोषी को नहीं बचा सकते भाई तकनीकी आधार पे, साक्षी जो है वो ये क्या है, सब कुछ है इस मामले में। लैंगिक अपराधों के मामले में न्यायालय पीड़िता की गरिमा, उसके बयान की विश्वसनीयता और सत्य की खोज को सर्वाधिक महत्व देता है, इस बात को ध्यान रखना। तकनीकी कमियां, छोटी मोटी विसंगतियां या पुलिस की चूक सत्य को दबा नहीं सकती भाई लैंगिक अपराध के मामले में, बात को ध्यान रखें। आइए आगे चर्चा करते हैं। लैंगिक अपराध में गवाहों की विश्वसनीयता क्या है, केस स्टडी। मुख्य सिद्धांत न्याय गवाहों की संख्या पर नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता पर टिकता। यह नहीं देखा जाता कि गवाह कितने हैं भाई, ठीक है, गवाह चाहे कितने भी हो लेकिन उनकी जो गुणवत्ता कैसी है उस पर बात की जाती है, गवाहों की संख्याओं को नहीं देखा जाता। अन्य गवाहों का न होना, ठीक है। बचाव पक्ष का तर्क, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, पिता की गवाही नहीं हुई, इसलिए केस कमजोर है, तो डॉक्टर नहीं आएगा, पिता की गवाही नहीं, केस कमजोर है। मेरे साथ जो हुआ वह सच है भाई, तो इसमें जो अन्य जो गवाह हैं उनकी बजाय जो एक गवाह जो है उसकी विश्वसनीयता, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखता, संख्या नहीं देखी जाती कि कितने गवाह हैं भाई। कानून का रुख क्या है भाई, अगर पीड़िता यानी कि बलात्कार की शिकार की गवाही खुद इतनी ठोस और भरोसेमंद है कि न्यायालय का उस पर पूरा भरोसा है, तो अन्य गवाहों जैसे डॉक्टर या पिता की अनुपस्थिति केस को घातक नहीं बनाती, इस बात को ध्यान रखना भाई, क्योंकि विश्वसनीय कौन है, पीड़िता जिसके साथ बीता वो खुद बोल रही है और उससे जो जज साहब है वो संतुष्ट है, न्याय अदालत संतुष्ट है, ठीक है। पीड़िता की विश्वसनीयता गवाही केस की क्या है, रीढ़ की हड्डी है भाई आपराधिक लैंगिक अपराधों के केस में, ठीक है। न्यायालय गवाहों की संख्या पर नहीं बल्कि गवाह की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, ये नहीं देखा जाता कि गवाह कितने हैं, गुणवत्ता देखी जाती है उनकी। पीड़ित बच्ची की गवाही की शक्ति भाई, 10 साल की बच्ची के मामले में न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत दिया, संपुष्टि की जरूरत नहीं है भाई 10 साल की बच्ची, अगर पीड़िता के बयान में कोई मूल कमजोरी नहीं है, यानी वह बनावटी नहीं लग रही और घटना का वर्णन सही है, तो उसकी बात पर भरोसा करने के लिए किसी और गवाह या सबूत की पुष्टि की जरूरत नहीं होती भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन सा मामला, 10 साल की बच्ची के मामले में न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण का सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था कि मूल कमजोरी नहीं है, ठीक है, यानी वह बनावटी नहीं लग रही गवाही जो दे रही है, तो घटना का वर्णन सही है, तो उसकी बात पर भरोसा करने के लिए किसी और गवाह की और सबूत की पुष्टि करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, उसी आधार पर सजा दी जाएगी।
निष्कर्ष, एक मासूम बच्ची का बयान अपने आप में पर्याप्त है यदि वह तार्किक और स्वाभाविक है। ठीक है, उसने मेरे साथ गलत काम किया, मैं सच बोल रही हूँ। न्यायालय का दृष्टिकोण, बच्ची का बयान तार्किक और स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें कोई भूल कमजोरी नहीं है, इसे स्वीकार किया जाता है। मासूम पीड़िता की गवाही को विशेष संवेदनशीलता से देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चिल्लाने की आवाज न सुनना भाई। ठीक है, ये क्या बात है। बचाव पक्ष का तर्क भाई, अगर बच्ची चिल्लाई थी तो किसी और पड़ोसी ने क्यों नहीं सुना, कोई बचाने क्यों नहीं आया। अगर ये तर्क बचाव पक्ष देता तो क्या होगा, बच्ची कहाँ गई मुझे तलाशना होगा भाई। दादी ने बच्ची को आरोपी के घर में पाया, न्यायालय का तर्क क्या है भाई, केवल इस आधार पर कि किसी और ने आवाज नहीं सुनी, पीड़िता या प्रत्यक्षदर्शी दादी की गवाही को झूठा नहीं माना जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पे गई थी, आरोपी के घर पे गई थी, और ये दलील नहीं दी जा सकती कि किसी और ने बच्ची की आवाज नहीं सुनी। ठीक है, वास्तविक कारण भी हो सकता लोग अपने घरों में व्यस्त हों या आवाज उतनी तेज न हो कि दूर तक जाए। न्यायालय इस तकनीकी तर्क के आधार पर एक चश्मोदीन की गवाही, जो दादी जो थी, चश्मोदीन गवाह जो थी, को खारिज नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना भी। महत्वपूर्ण बात, गवाह इस घटना को देखना और स्थिति को बयान करना ही काफी है भी, इस बात को ध्यान रखना। लैंगिक अपराधों के मामले में न्यायालय पीड़िता की गरिमा, उसकी गवाही की विश्वसनीयता और सत्य की खोज को सर्वोपरि मानता है। तकनीकी आपत्तियों या गवाहों की संख्या के बजाय न्यायालय सच्चाई और न्याय पर केंद्रित रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो बात की वो बालक से लेके शुरू की थी, और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे गए। तो आशा है आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।